हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, ज्ञान के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आज हम उससे थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि ज्ञान जो था वो हमें पता चल गया क्या चीज़ है क्या नहीं, हमने पढ़ लिया उसके बारे में। अब बोला गया है कि ये बताओ कि जो हमारा भारतीय शैक्षणिक दर्शन है उसके अंदर ज्ञान का क्या मतलब वो दिया गया है, कॉन्सेप्ट क्या है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज इन इंडियन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ना 5 पॉइंट इसके बारे में बताए गए हैं। 5 पॉइंट्स में इसको बताया गया है कि जो हमारा इंडियन कल्चर है उसमें किस तरीके से ज्ञान को दर्शाया गया है। पहला है वेदांत दर्शन के अनुसार ज्ञान प्रतीत है। ठीक है, वेदांत वेद, ठीक है, वेदांत मतलब वेदों के आधार पे। वेद हमारे कौन कौन से हैं आप लोगों को पता है, ठीक है। 4 वेद होते हैं, रजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक है, 4 वेद हैं। इन चारों वेदों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद उपनिषद, उपनिषद के बारे में बताया गया है। पहला पॉइंट इन्होंने बनाया है 4 वेद का, ठीक है, कि 4 वेद है उनके बेस पे हमें क्या करना है, दिया गया है डेफिनेशन। ठीक है, सबसे बड़ा मतलब जो भी हम मानते हैं कि वेदों के अंदर तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज्ञान कहाँ मिल सकता है, वेद के अंदर ही मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद उपनिषद, ठीक है, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं बट ये थोड़ा सा अलग होता है इनसे। तो हम अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को लिख सकते हैं कि हमारे पास 4 वेद हैं, इन चारों में ज्ञान का भंडार है, जितना ज्ञान आप प्राप्त करना चाहो यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, ये बहुत अजीब सी लैंग्वेज है, आप अपनी लैंग्वेज में इसको अपने शब्दों में बोल सकते हैं कि लिख सकते हो। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो उपनिषद हैं उसके आधार पे 2 पॉइंट बनाए गए हैं, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या क्या कहती है, जो आत्म एवं ज्ञान एवं ब्रह्म ज्ञान के साथ है। ठीक है, मनुष्य पर पराविद्या से ही अमरता व मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ठीक है, पराविद्या मतलब जो मोक्ष की प्राप्ति हमें दे दे। ठीक है, नेक्स्ट अपराविद्या, इसमें क्या होगा, इस दृश्यमान विश्व व आत्मा को धारण करने वाले शरीर से संबंध रखती है। ठीक है, जो हमारा शरीर है उससे संबंध इसका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है वेदांत। ठीक है, यहाँ पे वेदों के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे उपनिषद के बारे में बताया है। उपनिषद के आधार पर 2 यहाँ पे पॉइंट बनाए हैं, पराविद्या और अपराविद्या। ठीक है, ये आप बिल्कुल इजी है अपने शब्दों में लिखना। ठीक है, इसको नेक्स्ट है उपनिषद के आधार पे 3 धारणाएं दी गई हैं। ठीक है, 3 धारणाएं बनाई गई हैं उपनिषदों के आधार पे। एक है स्वयं प्रयत्न व अध्यापक की सहायता। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत विधि। थर्ड है अमुक्त प्रकृति। देखो, स्वयं प्रयत्न व अध्यापक की सहायता, ज्ञान कैसे ले सकते हैं हम, सिंपल है कि या तो हम उस चीज़ को खुद से पढ़ लें या किसी टीचर की हेल्प से हम उसको पढ़ लें। ठीक है, परंतु अध्यापक की सहायता ज्ञान प्राप्त करने के लिए आधार एवं आवश्यक है। ठीक है, शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि जो स्कूल्स में भी टीचर्स होते हैं, ठीक है, पहले गुरुकुल होते थे बट अब क्या है, कॉलेजेस स्कूल्स सब में टीचर ही है, टीचर के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाई करते हैं, वो हमें आगे बताते हैं कि कैसे पढ़ना है कैसे करना है। ठीक है, तो ये चीज़ बोली गई है कि या तो स्वयं उसको पढ़ के हम सीख सकते हैं, टीचर की हेल्प से हम उसको सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत विधि। व्यक्तिगत विधि मतलब ज्ञान प्राप्ति की विधि व्यक्तिगत है, प्रत्येक छात्र अपनी आवश्यकताओं, अक्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार अपनी गति से ज्ञान प्राप्त करता है। ये आप लोगों को पता है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है हम उस चीज़ को ही सीखना चाहते हैं। ये तो नहीं है ना कि हमें जाना बैंकिंग में है और हम पढ़ाई कर रहे हो किस चीज़ की, रेलवे की। ठीक है, तो हमें क्या इसमें क्या बोला गया है कि व्यक्तिगत, जिस छात्र को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, योग्यता होती है या क्षमता होती है, वो उसी फील्ड में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अमुक प्रकृति। अमुक प्रकृति मतलब ज्ञान की प्रकृति अमुक है, अतः दृष्टांत के प्रयोग के से इसका बोध करना अत्यधिक प्रभावी है। ज्ञान ज्ञाता को अनंत शक्ति प्रदान करता है, अतः यह उन्हें भी दी जाती है जो वास्तव में इसके हकदार है। ठीक है, क्योंकि वे ही इन्हें समाज व मानवता में रुचियों के लिए प्रयोग कर पाएंगे, और वे जो व्याप्त मूल्य व्यवस्था की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, यह ज्ञान
यदि उन्हें दिया जाए तो जो अधिकारी नहीं है वो अवश्यमेव ज्ञान का दुरुपयोग होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि जिसको जिस ज्ञान की जरूरत है उसको वो ज्ञान जरूरी देना चाहिए ताकि वो भविष्य में फैल ना हो उसके। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इजी लगा मुझे बहुत, कि भगवत गीता के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय। ठीक है, भगवत गीता, आप लोगों को ये भी पता है कि भगवत गीता में कितना ज्ञान है। बहुत लोग पढ़ते हैं भगवत गीता को, बहुत लोग मतलब उसको पढ़ते भी हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। ठीक है, जो भगवत गीता है उसमें बहुत सारा ज्ञान है। इसे भारतीय दर्शन का सार कहा जाता है। भारतीय दर्शन का क्या कहा जाता है? सार कहा जाता है। ठीक है, मतलब अगर गीता को पढ़ लिया तो बोल सकते हैं हम कि भारतीय दर्शन हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ है। ज्ञान व शिक्षा वह प्रत्येक जो व्यक्ति को उनमें निहित स्वयं व ब्रह्म को आत्मसात करने में सहायता करते हैं। ठीक है, केवल मात्र वह व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो स्वयं को अर्थात ब्रह्म को आत्मसात कर सकता है। ठीक है, तो इसको वही बोला गया है कि भगवत गीता के अनुसार भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट इसने वही 2 पॉइंट वहाँ जो प्राविद्या और अपराविद्या बताए थे उसी को डिस्कस किया हुआ है इस पैराग्राफ में, कि हम अपनी इंद्रियों पर विजय पा सकते हैं। ठीक है, अपने मन पर विजय पा सकते हैं, और ये भी एक तरीके का ज्ञान ही होता है कि हम अपनी इंद्रियों पर विजय पा लें। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में वही चीजें बताई गई है। ठीक है, सभी वस्तुएं जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा अंतरिक्ष तथा वे साधन जिनके द्वारा इन्हें जाना जाता है अपरा प्रकृति के अंग हैं। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे बार बार डिस्कस की है, अपरा और पराविद्या। ठीक है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अपरा और परा क्या था, तो भगवत गीता के अकॉर्डिंग भी आई थिंक हम लिख सकते हैं कि भगवत गीता बहुत बड़ी चीज है। छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि हम उसको अपने शब्दों में ना उतार पाए। ठीक है, तो थर्ड है जो वो है बोध के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय। थर्ड वन इज बोध। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट। ठीक है, बुद्ध पता होगा बहुत से लोगों को नहीं भी पता हो सकता है, शायद जरूरी नहीं है सबको पता हो इसके बारे में। ठीक है, बोध भी वेदांत की तरह अज्ञानता को कष्टों का मूल कारण समझता है। ठीक है, जो बोध है वो क्या मानता है कि अगर किसी को ज्ञान नहीं है तो वो क्या है, कष्टों से भरा पड़ा है। उसका शरीर मतलब उसका जो जीवन है उसमें कष्ट ही कष्ट रहेंगे। ठीक है, जिस बंदे को ज्ञान नहीं है वो किसके समान है, वो मतलब बिल्कुल दुखी रहेगा। इस अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग जो बोल रहे हैं ये, यदि अज्ञानता का अंत हो जाए तो कष्टों का भी अंत हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने बोला है कि अगर हमारे पास ज्ञान होगा तो हमारी जो है कष्ट भी मिट जाएंगे। ठीक है, ज्ञान कष्टों को नष्ट करने की आवश्यक शर्त है। ठीक है, ज्ञान क्या होगा, अगर कष्टों से निवारण चाहिए तो क्या चाहिए, ज्ञान। ठीक है, अज्ञानता क्या है, बंधन है, और ज्ञान क्या है, मुक्ति है। मतलब अगर हम अज्ञान है तो हम बंधे हुए हैं, और हमें ज्ञान है तो हम मुक्त हैं। ठीक है, तो सिंपल एकदम बिल्कुल फ्लो में लिखा हुआ है यहाँ पे तो, कि अगर अज्ञानता है तो कष्ट है, अदरवाइज हम बिल्कुल अच्छे से जी सकते हैं। उसके बाद 3-4 पॉइंट यहाँ पे इसने भी बताए हैं। शब्द ज्ञान क्या होता है, उसके बाद शिल्पकारिता क्या होती है, चिकित्सा शिक्षा क्या होती है, आध्यात्मिक शिक्षा क्या होती है। देखो, शब्द ज्ञान क्या होगा, शब्दों की बनावट। ठीक है, शब्दों की बनावट, शब्द साधना व व्याकरण का ज्ञान शामिल होना। इसमें ना ऐसे दिया हुआ है कि सबसे पहले ये चीज हमें सीखनी चाहिए, उसके बाद ये आती है, फिर ये आती है, फिर ये आती है। ठीक है, तो देखो पहले आता है, सही बात है, अगर हमें शब्दों की बनावट, व्याकरण नहीं पता तो हम नहीं कर सकते ना कुछ। उसके बाद शिल्पकारिता, इसमें विभिन्न प्रकार के शिल्पों, उद्योगों तथा अन्य प्रकार की कलाओं का ज्ञान है। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, हम सीखेंगे कि हम कैसे लिख सकते हैं, हम कैसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई जो हमारा जिसमें इंटरेस्ट होगा, शिल्प में है किसी का, उद्योग में है किसी का, अन्य कलाओं में है, वो चीज़ हम सीखेंगे। उसके बाद चिकित्सिक मेडिकल एजुकेशन, इसमें दवाइयों, सर्जरी तथा मनोविज्ञान का ज्ञान शामिल है। ठीक है, चिकित्सा विद्या भी
बहुत से लोगों को होती है, ठीक है। उसके बाद आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिक भगवान की बोल सकते हैं इसको, कि इसमें बौद्ध मत का अध्ययन और इसकी अन्य दर्शनों के साथ तुलना। बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवन का अंतिम ध्येय निर्वाण है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 4 है ये। शब्द ज्ञान क्या है, शिल्पकारिता, चिकित्सा शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, ठीक है। 3rd पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट है ज्ञान का प्रत्यय और न्याय दर्शन। 4था पॉइंट है हमारे पास ज्ञान का प्रत्यय और न्याय दर्शन। न्याय दर्शन क्या होगा, जिसमें न्याय दर्शन में ज्ञान वस्तुओं की स्पष्टता को कहा जाता है। वस्तुओं की स्पष्टता मतलब हमें स्पष्ट पता है उनके बारे में, उस चीज को क्या बोला गया है, ज्ञान। न्याय दर्शन, ठीक है। ज्ञान लैंप की तरह ही वस्तुओं को प्रज्वलित करता है, ठीक है। जैसे अब अगर हमने टॉर्च जलाई है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, रोशनी हो जाएगी। लाइट ऑन की है तो रोशनी हो जाएगी। वैसे ही इसने बोला है कि अगर हमारे पास ज्ञान है तो हमारी लाइफ में भी क्या आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट इसने बताए हैं। ज्ञान के 2 प्रकार इसने इसके अकॉर्डिंग दिए हैं, एक न्याय युक्त ज्ञान, एक न्याय विरुद्ध ज्ञान। एक वैलिड नॉलेज है, एक इनवैलिड नॉलेज है। वैलिड नॉलेज मतलब न्याय युक्त ज्ञान निश्चित ज्ञान और वास्तविक ज्ञान है, निश्चित और वास्तविक है, उसके बारे में हमें अच्छे से पता है, ठीक है। यह वस्तु जैसी है वैसा ही उसे जानने में सहायता करता है, ठीक है। समझ आ रही है ना, वैलिड है ये एक तरीके से। जैसे अनुमान हम किसी चीज का लगा सकते हैं, बोध है, तुलना हम कर सकते हैं, प्रमाण उसका हम दे सकते हैं। जैसे मुझे पता है ये पेन है, मैं बता सकती हूँ, उससे हम क्या कर सकते हैं, हम इससे लिख सकते हैं, किसी चीज को हम इससे समझा सकते हैं, ठीक है। तो वो वैलिड चीज है। एक होती है इनवैलिड। इनवैलिड मतलब इन सबको छोड़ के जो अन्य स्रोत से प्राप्त होता है वो न्याय विरुद्ध मतलब इनवैलिड होगा, ठीक है। इन सब को छोड़ के जो ज्ञान होगा वो क्या होगा, इनवैलिड नॉलेज होगा, ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट है इसका, ज्ञान का प्रत्यय तथा मीमांसा दर्शन, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एंड मीमांसा फिलोसफी। मीमांसा दर्शन के अनुसार न्याय युक्त ज्ञान वह है जो अनजान वस्तुओं का अनुभव प्रदान करता है, ठीक है। जो अनजान वस्तुओं का अनुभव प्रदान करता है, जिसका किसी अन्य ज्ञान द्वारा विरोध नहीं किया जाता हो और जो अन्य अवगुणों में मुख्य है, यह अनजान तत्व को जानने में सहायता करता है। न्याययुक्त ज्ञान वह है जो अनजान तत्व के अर्थ का ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है। तो इसके 2 प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है वो। एक है प्रोक्ष ज्ञान, एक प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रोक्ष ज्ञान पहला है कि प्रोक्ष ज्ञान में न्याययुक्त ज्ञान के 5 स्रोत हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो, बोध, तुलना, प्रमाण, कल्पना और अज्ञान, ठीक है। एक है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कौन सा होगा, जो यहाँ पे इसके प्रत्यक्ष के 2 दिए हुए हैं, निश्चित बोध और अनिश्चित बोध। अनिश्चित कौन सा होगा, वस्तु के वास्तविक संपर्क में आने से तथा इंद्रियों ज्ञान से प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब कोई चीज हमें बिल्कुल सामने है, उससे हम संपर्क में आ रहे हैं या फिर इंद्रिय ज्ञान से हम उसके बारे में जान रहे हैं, तो वो अनिश्चित होगा। फिर आता है निश्चित। निश्चित में कौन होगा, इसमें वस्तु की प्रकृति पूर्व ज्ञान आधार पर सुनिश्चित की जाती है। इसमें वस्तु के ज्ञान का नाम, आकार, गुणवत्ता तथा वर्ग का पता चलता है, ठीक है। इसे ही निश्चित ज्ञान कहते हैं, ठीक है। निश्चित क्या होगा, हमें उसके बारे में सब पता है। अनिश्चित कौन सा होगा, बस हम उसको इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। इमेजिनेशन उसका हम बोल सकते हैं। ये चीज़ क्या हो सकती है, इमेजिनेशन एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। और ये क्या होगा, हमें उसके बारे में, उसके आकार भी पता है, उसका नाम भी पता है, हमें उसका कलर भी पता है, ठीक है, सब पता है, ठीक है। बोध के सभी गुणों का ज्ञान प्राप्त होता है। आर्य ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक, ठीक है। भौतिक कौन सा होगा, मटेरियल मतलब जो भौतिक संसार से संबंधित होगा ना, जो मतलब
जो हमारा मतलब पदार्थ कोई भी चीज़ होगी है, मेटल को कोई भी चीज़ है जो हमें दिख रही है, जो हमारे सामने है, उस चीज़ को हम बता सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ एक्सप्लेन करना किस में आएगी, भौतिक ज्ञान में। और आध्यात्मिक ज्ञान जिसका हमें मतलब पता नहीं है, जैसे ईश्वर है, हम उसको देख तो नहीं सकते ना, हमें नहीं पता कैसे दिखते हैं वो, क्या है वो चीज़। स्पिरिचुअल एक चीज़ है, सब मानते हैं उस चीज़ को, बट किसी ने देखा तो नहीं ना कि हाँ वो चीज़ एग्जिस्ट कहाँ कर रही है, वो कैसी है, वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो वो चीज़ है आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 चीज़ें डिस्कस की है, 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। पहला था हमारे पास वेदांत के आधार पे। ठीक है, उसमें क्या क्या था, उसमें थे हमारे पास चारों तो वेद थे, जो हमारे 4 वेद होते हैं। उसके बाद उपनिषद थे। ठीक है, उसके बाद किसके बेस पे था हमारे पास, हमारी भगवत गीता के आधार पे। ठीक है, उसके बाद 3 और थे नेक्स्ट, एक बौद्ध के आधार पे था, एक न्याय के आधार पे, और जो 5th है ये किसके आधार पे था हमारे पास, अभी हमने डिस्कस किया है, ज्ञान का प्रत्यय और मीमांसा दर्शन। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल गया होगा। ठीक है, तो बताना अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगती है तो मुझे बता दो, मैं आगे भी वीडियो बना दूंगी। और किसी को कोई मतलब ये पता हो कि भाई इस बुक में ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं उन्हीं के बेस पे वीडियो बना दूंगी। ठीक है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होगा वो मैं निकालने की कोशिश करूंगी। बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएंगी अगर ऐसे ही मैं बनाती रही एक एक क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ट्राई करूंगी जैसे 2 क्वेश्चन सेम है तो उन दोनों को एक साथ इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जो ये चैप्टर हम चल रहे हैं इसका जो 4th और 5th क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट मैं बोल सकती हूँ कि दोनों सेम है। ठीक है, तो उन दोनों के ऊपर एक ही वीडियो बनाऊंगी, और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट होगा वैसे वैसे वीडियो बनेगी। अगर किसी को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, और मुझे बता दो अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी अपनी वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच।